17 साल बाद भारतीय पीएम नाइजीरिया पहुंचे हैं। जानेंगे भारत का इरादा क्या है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना को घेर लिया, ऐसी क्या स्थिति आ पड़ी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार दोपहर लगभग 1:30 बजे नाइजीरिया रवाना होंगे। वे राष्ट्रपति अहमद टिनुबू के न्योते पर पहली बार नाइजीरिया जा रहे हैं। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का 17 साल में पहला नाइजीरिया दौरा होगा। मोदी से पहले साल 2007 में तत्कालीन पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह नाइजीरिया के दौरे पर गए थे। पीएम मोदी रविवार को राष्ट्रपति टिनुबू से मुलाकात करेंगे। उनके बीच भारत नाइजीरिया के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। इसके बाद मोदी राजधानी अबुजा में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। नाइजीरिया में 150 से ज्यादा भारतीय कंपनियां हैं, जिनका 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार है। भारत के लिए अहम क्यों है नाइजीरिया? तेल और गैस के विशाल भंडार की वजह है कि नाइजीरिया अफ्रीका के अहम देशों में से एक है। यह देश भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है। अफ्रीका में भारतीय निवेश खासकर ऊर्जा, खनन, फार्मास्यूटिकल्स और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहा है। नाइजीरिया इस्लामिक देशों के संगठन और तेल उत्पादक देशों के संगठन का अहम सदस्य है। ये दोनों संगठन भारत की कूटनीति और आर्थिक नीति के लिए अहम है। 66 साल पुराने हैं भारत नाइजीरिया के रिश्ते। भारत ने आजादी के बाद अफ्रीकी देशों की आजादी का पुरजोर समर्थन किया था। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की शुरुआत नाइजीरिया की आजादी से पहले ही हो गई थी। भारत ने 1958 में नाइजीरिया में डिप्लोमेटिक हाउस की स्थापना की थी। इसके 2 साल बाद नाइजीरिया को आजादी मिली। भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू ने सितंबर 1962 में नाइजीरिया का दौरा किया था। उनकी इस यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में नींव रखी गई है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। नाइजीरिया की आबादी 23 करोड़, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ से कम है, लेकिन यह देश सबसे तेजी से आबादी बढ़ने वाले देशों में शामिल है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2050 तक नाइजीरिया की आबादी 40 करोड़ होगी। तब वो भारत, चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होगा। बीबीसी के मुताबिक नाइजीरिया 2 भागों में बटा हुआ है। उत्तरी हिस्सा जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक है, वहाँ गरीबी ज्यादा है। दक्षिणी और पूर्वी नाइजीरिया में ईसाई आबादी ज्यादा है। ये इलाका ज्यादा संपन्न है। ईसाइयों के विरोध के बावजूद कई उत्तरी राज्यों ने इस्लामी शरिया कानून को अपनाया है। इस वजह से दोनों समुदायों के बीच विवाद और लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। खैर, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि भारत भी अब ऐसे जगह पे पहुँच रहा है जिस जगह पे भारत को एक बड़ा बाजार दिख रहा है और एक बड़े बाजार की जरूरत दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक बार फिर अलगाववादियों ने सेना के कैंप पर हमला बोला है। बलूचिस्तान के कलात में एक सैन्य शिविर पर शुक्रवार रात को हुए हमले में कम से कम 7 पाकिस्तानी जवानों की मौत हुई है। 15 अन्य घायल हो गए हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने मीडिया को भेजे एक बयान में हमले की जिम्मेदारी ली है। न्यूज आउटलेट खुरासन डायरी ने इस हमले के बारे में जानकारी दी। एक सप्ताह के भीतर यह बलूच विद्रोहियों का दूसरा बड़ा हमला है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार कलात में हुए हमले में फ्रंटियर कॉर्प्स के 7 जवानों की मौत हो गई, 15 अन्य घायल हो गए। बलूचिस्तान से आने वाले स्वतंत्र मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि हमला शुक्रवार रात 9:45 पर शुरू हुआ, जिसमें शाहे मर्दान पोस्ट को निशाना बनाया गया। बलूच विद्रोहियों ने चारों तरफ से हमला बोल दिया और पाकिस्तानी जवानों को संभलने का मौका ही नहीं दिया। इसके पहले बीते सप्ताह 9 अक्टूबर बलूचिस्तान के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर आत्मघाती विस्फोट हुआ था, जिसमें 25 पाकिस्तानी जवान मारे गए, 40 से अधिक घायल हुए। हमला उस समय किया गया जब पाकिस्तानी सैनिकों को लेकर जफर एक्सप्रेस स्टेशन से रवाना होने वाली थी। बलूच लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए बताया कि मजिद ब्रिगेड के सदस्य ने उस जगह जाकर विस्फोट किया है जहां पाकिस्तानी सैनिक बैठे थे। मजिद ब्रिगेड पीएलए की एक शाखा है जो आत्मघाती हमलों को अंजाम देती है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के बलूचिस्तान उत्तरी हिस्से खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बलों के खिलाफ हमले तेज हो गए। पाकिस्तान, तालिबान और बलूच विद्रोही लड़ाकों ने सेना के खिलाफ बड़े हमलों को अंजाम दिया है। पिछले महीने बलूच विद्रोहियों ने एक बड़ा हमला किया था, जिसमें 60 से ज्यादा लोग एक ही दिन में मारे गए थे। हालात यहाँ पर ऐसे हो गए हैं कि अब चाइना भी इस बात को बार बार कह रहा है कि हम यहाँ पर और ज्यादा नहीं ठहर सकते हैं और हम तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ हम अपने सैनिकों की तैनाती करें। अभी इस चीज को लेकर टेंशन चल ही रहा था कि चाइना की कंपनियों ने अब यहाँ से निकलने की बात कहनी
शुरू कर दी है। पाकिस्तान के रसाकाई आर्थिक क्षेत्र में एक प्रमुख चीनी निवेशक सेंचुरी स्टील मिल ने कई अनसुलझे चुनौतियों का हवाला देते हुए अपने परिचालन को बंद करने की धमकी दी है। रसाकाई एसईजेड चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत एक प्रमुख परियोजना है। इसे चीन पाकिस्तान संयुक्त सहयोग समिति द्वारा प्राथमिकता दी गई है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को संबोधित एक विस्तृत पत्र में कंपनी ने 18 विशिष्ट शिकायतों को रेखांकित किया है, जिसमें चेतावनी दी गई कि परियोजना अस्थिर होती जा रही है। उठाए गए प्रमुख मुद्दों में रसाकाई एसईजेड में भूमि की उच्च लागत थी, जिसके बारे में सेंचुरी स्टील का दावा है कि इसने परियोजना को वित्तीय रूप से अव्यवहारिक बना दिया है। कंपनी ने फाटा और पाटा क्षेत्रों में संचालित स्टील मिलों से अनुचित प्रतिस्पर्धा को भी उजागर किया, जिसमें कहा कि इसने पूरे पाकिस्तान में स्टील उद्योग को काफी प्रभावित किया है। लगातार बिजली की कमी, राष्ट्रीय विद्युत शक्ति नियामक प्राधिकरण से आवश्यक अनुदान प्राप्त करने में लंबे समय तक देरी, संचालन में बाधा, ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ दिखलाई है, जिसके बाद ये चाहते हैं कि हम यहाँ पर इसे बंद कर दें। सबसे बड़ी बात यह है कि काफी खर्चा किया जा चुका है और उसके बाद ये सारी चीजें चाही जा रही है। मतलब कि एक ऐसा माहौल अब पाकिस्तान के अंदर बन चुका है जिसमें चाइना की कंपनियों का काम करना मुश्किल है। वैसे आपको बता दूं, ये जो सीन चाइना क्रिएट कर रहा है ना, इससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। इसलिए प्रभाव पड़ने वाला है क्योंकि पाकिस्तान अब इस चीज को कोशिश करेगा कि और दूसरे देशों को वो समझा सके, लेकिन वो समझाने वाली स्थिति में नहीं होगा। खुद जनरल मुनीर अजीब अजीब तरह के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही पाकिस्तान में घबराहट भी बढ़ गई है। अब तक आयरन ब्रदर चीन की ओर खुलकर बढ़ने का ऐलान करने वाले पाकिस्तान के सेना प्रमुख के सुर भी बदल गए हैं। पाकिस्तान के असली सर्वेसर्वा सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने कहा कि चीन और अमेरिका में चल रहे तनाव के बीच पाकिस्तान गुटनिरपेक्ष नीति का पालन करेगा। जनरल मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान की लंबे समय से ये विदेश नीति रही है कि वो किसी गुट में नहीं रहेगा। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जिस गुटनिरपेक्ष नीति की बात कर रहे हैं उसमें भारत ही रहा है आगे। भारत ने पहले भी साफ किया है कि अन्य विकासशील देश किसी ब्लॉक में शामिल नहीं होंगे। अब मुनीर इस चीज को दोहरा रहे हैं। मुनीर ने एक थिंक टैंक के कार्यक्रम में कहा कि हम किसी भी वैश्विक संघर्ष का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन हम दुनिया में शांति और स्थिरता के लिए अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की नीति रही है कि वह ब्लॉक पॉलिटिक्स से दूर रहता है, इस पर वह कायम है। विश्लेषकों का कहना है कि जनरल मुनीर ने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की कमान संभाल रहे हैं। ट्रंप अक्सर पहले भी पाकिस्तान को आतंकियों के समर्थन को लेकर फटकार लगा चुके हैं। इसी वजह से पाकिस्तान में डर का माहौल है। ट्रंप की वापसी से दुनिया में ऐसी आशंका जताई जा रही है कि चीन के साथ अमेरिका के वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। इसका न केवल आर्थिक सिस्टम बल्कि अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन पर भी असर पड़ सकता है। पाकिस्तान जहां खुलकर चीन के साथ खड़ा है, वहीं अमेरिका और भारत रणनीतिक पार्टनर है। इससे पूरी दुनिया में एक नई विश्व व्यवस्था बन रही है। पाकिस्तानी अखबारों के अनुसार अमेरिका और चीन दोनों के लिए ही ये संदेश था। जनरल मुनीर ने अपने भाषण में कहीं भी चाइना पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर का जिक्र तक नहीं किया। उन्होंने अमेरिका को ये दिखाने की कोशिश की कि पाकिस्तान एक तटस्थ देश है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।